नमस्कार स्टूडेंट, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्र एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग रोज़ की तरह उपस्थित हुए हैं जीएस के अभ्यास सेशन में। तो ये जो जीएस का अभ्यास सेशन हम लोगों ने शुरू किया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए। तो जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका अभ्यास कराया जाएगा। तो अभी जो हमने शुरू किया है वो जनरल साइंस से उठाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो अभ्यास सेशन एक हो चुका है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ROARO, उसमें आप जाएंगे तो ये लेक्चर आपके वहाँ पर सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आज जो अभ्यास सेशन 2 है इसमें मापक यंत्र एवं पैमाने ये हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पर 20 मापक यंत्र होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो उन 20 मापक यंत्रों को हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपको लर्न कराने वाले हैं। और अगर आप सारे लेक्चर को पूरा देखते हैं तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम उन बुक के फैक्ट को जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पर हम कवर कराएंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, तो जीएस के प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ हम लोग जनरल हिंदी का भी प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें आप जनरल हिंदी में 60 मार्क्स आप ला सकें। वो तरीके हैं हम लोगों के पास, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। और सेशन को शुरू करने के लिए हम आपको ले चलते हैं, जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा मापक यंत्र एवं पैमाने। लिखा है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो देखिए, इसमें यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर टिक करा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप कितने क्वेश्चन याद करोगे? याद नहीं करना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, ROARO की। तो यहाँ पर देखिए, तैयारी करने का तरीका सही ये होता है कि जो कोई टॉपिक हम जैसे बुक में पढ़ते हैं, तो जब हम पहली बार तैयारी करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ें और क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते जाइए और साथ में आपके पास जो भी बुक है वो आप बुक पढ़ते जाइए, तो आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर लिखा है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता हम कैसे लगाते हैं, किस यंत्र के माध्यम से लगाते हैं। तो ये यंत्र होता है सोनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, यानी जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये जो सोनार होता है, तो सोनार में और क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सोनार, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यस, ओ से हो गया साउंड, ठीक है, नेविगेशन, NA से, यस ओ से हो गया साउंड, NA से हो गया नेविगेशन, नेविगेशन एंड, और R से हो गया रेंजिंग। तो छोटे एग्जाम में बहुत बार इसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब यहाँ से आपको समझना है कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें साउंड वेव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? साउंड वेव का। तो सोनार कैसे डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति पता करता है। ठीक है, तो इसमें साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है, और वो जो वेव होती है पराश्रव तरंगे, ये साउंड वेव होती है पराश्रव तरंगे, इनका यूज किया जाता है। अब इसकी क्रियाविधि आप समझ लीजिए। जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, इस तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आप कभी भूलो नहीं। ठीक है, रटने जरूरत नहीं है।
मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है इस जगह, ठीक है, यहाँ पर ये पड़ी हुई है। तो इसमें हम सोनार नाम का जो यंत्र है इसका प्रयोग करेंगे। ये कहाँ पर डूबी हुई, भाई हम ऊपर से देखेंगे हमें दिखेगी तो है नहीं, ठीक है, तो हम सोनार की मदद लेंगे। यहाँ पर सोनार नाम का यंत्र, इसकी होगी मदद। इसमें हम यूज करेंगे साउंड वेव, और साउंड वेव में कौन सी, पराश्रव तरंगे, ठीक है। तो यहाँ से पराश्रव तरंगे छोड़ी जाएंगी, ठीक है, वो पराश्रव तरंगे यहाँ पर ऐसे अंदर जाएंगी और इस वस्तु से टकराएंगी। टकराने के बाद फिर ये वापस ऊपर लौट आएंगी हमारे पास। इसका मतलब है कि साउंड वेव यहाँ पर आई और टकराई, टकराने के बाद लौट कर फिर वहीं पहुंची। इसका मतलब टकरा के लौटना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर ये क्या हुआ, परावर्तन हो गया भाई। क्या हो गया, परावर्तन हुआ, परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई और ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा, ठीक है। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि ये कितनी गहराई पर है और किस जगह से ये तरंगे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जिस जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है वही उसी जगह ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये वस्तु वहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की लोकेशन पता चल गई। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो सीधे ये जो पूछा गया है यही क्वेश्चन है। फिर पूछ देगा कि सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, साउंड वेव का प्रयोग करते हैं। साउंड वेव में कौन सी, पराश्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो साउंड जो नेविगेशन एंड रेंजिंग अर्थात सोनार है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो एक पंथ दो काज, दो काज नहीं कई काज यहां पर आप कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ने से आप उसके जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे यहां से हम लोग पकड़ लेंगे। चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन ये दूसरे ढंग से पूछा गया है। देखिए हमारा जो पीएससी होता है, यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम करवाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी बेसिकली हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये जो एग्जाम होता है इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन बिल्कुल पीसीएस लेवल के होते हैं। तो पीसीएस आरओ का लेवल एक ही होता है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक ही टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से बदल बदल के पूछता है। अब क्वेश्चन पूछा गया सोनार से, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन प्रयोग में लाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नौ संचालक होंगे वो इसको लाएंगे, ठीक है, प्रयोग में। क्योंकि समुद्र में जो लोग नौ संचालन नेविगेशन करते हैं उनकी इनको जरूरत पड़ती है। कौन सी वस्तु कहाँ पर है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, किसी वस्तु से हम टकरा तो नहीं जाएंगे। तो इससे हम अपनी डायरेक्शन देखते रहते हैं और सामने से दाएं बाएं आजू बाजू से कौन आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें पता चलता रहता है। तो वही क्वेश्चन था सोनार से। तो अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बदल के पूछ लिया गया। अब अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखो ऑडियो का मतलब होता है आवाज। जैसे हम लोग जब कहीं पर लेक्चर लेते हैं ना तो हम बच्चों से पूछते हैं देखिए ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट, बोलते हैं। तो ऑडियो यानी हमारी आवाज, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्वनि यानी आवाज को मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, बोलचाल में हम क्या बोलते रहते हैं, वहां से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑडियो मीटर हो गया। अब इसमें जो और ऑप्शन दिए हैं इनसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है बदल के, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एनीमीटर, ठीक है। तो जो एक्चुअल में ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एनीमीटर नहीं होगा,
ये होगा एनीमोमीटर, इसको सही कर लीजिए, एनीमोमीटर। ठीक है, हम लोग आराम से समझ के पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिया तो सब तैयार हो जाएगा। और एक दो बार वीडियो का आप पॉज करके आप या तो इसके स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के ले लीजिए या नोट्स आप बनाते जाइए, इनको नोट्स आप बनाते जाइए तो ये ज़्यादा आपके तैयार हो जाएंगे। तो एनीमोमीटर जो होता है ये वायु का वेग इससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायु का वेग। ठीक है, कितने वेग से वायु चल रही है। ठीक है, और जो इसमें अगला यंत्र दिया है ऑडियो फोन। ये अब देखो, फोन, अब इसमें मीटर था, ऑडियो शब्द तो वही है। ठीक है, इसका जो लास्ट में जो क्या बोलते हैं प्रत्यय या सफिक्स, ये बदल गया है, सफिक्स बदल गया है, इसका काम भी बदल जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे फोन होता है ना, फोन, तो फोन हम कहाँ लगाते हैं? कान में, कान में फोन लगा के सुनते हैं। ठीक है, तो और ऑडियो का मतलब हो गया ध्वनि, आवाज। ठीक है, अब समझना, इसको तोड़ देते हैं शब्द को। तो सामने वाले ने ध्वनि उत्पन्न की तो हम उसको कान में सुनेंगे, किसके माध्यम से? ऑडियो फोन के माध्यम से। अगर हमारे कान में कोई दोष नहीं है, कान में कोई दोष नहीं, तो हमें किसी बाहरी यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही सुनाई देगा। लेकिन अगर कान की श्रवण शक्ति खराब है तो हम एक यंत्र लगाएंगे और उससे सामने वाला जो बोलेगा उसकी ध्वनि को हम पकड़ के सुन लेंगे। ठीक है, तो ऑडियो फोन बेसिकली किसमें प्रयोग किया जाता है? दोष युक्त श्रवण शक्ति, दोष युक्त श्रवण शक्ति। ठीक है, इसमें सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जो आप देखते हैं ना, जो बहुत वृद्ध लोग होते हैं उनकी श्रवण शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, उनको कम सुनाई पड़ता है, तो वो एक मशीन लगा लेते हैं कान में, वही तो है ऑडियो फोन। तो इस शब्द को हमने इस तरीके से तोड़ दिया तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और अगर हम सीधे आंसर लगा दें तो फिर आप कोई फायदा नहीं है। तो हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जब आप इस लेक्चर को सही से पढ़ लेंगे तो फिर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिखा है, लेकिन ये एक नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें 4 है। कितने हैं? 4। ठीक है, और देखो इसमें जो बचा हुआ है, अब बात आती है क्रोनोमीटर की। ठीक है, तो ये क्रोनोमीटर कहां पर यूज होता है? ये समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ठीक है, ये समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। तो यही देखिए, परिशुद्धता से मापन करता है। अब यही ऑप्शन बार बार आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये लगभग 20 यंत्र हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 20 यंत्र हैं जिन्हें आप याद कर लो। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछेगा, चाहे वो पेपर आरओ का हो, चाहे एआरओ का हो, चाहे वो पीसीएस का हो। ये 20 यंत्र हम आपको याद कराएंगे आज विभिन्न क्वेश्चन के माध्यम से, और आप फिर कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप कई चीजें आप पढ़ चुके हो। जैसे लिखा है एनीमोमीटर, तो अभी अभी हमने आपको बताया वायु की चाल मापता है, सही है, मतलब वायु की स्पीड मापता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता कौन सा करना है? जो नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वही आंसर होगा। तो ये तो है कि तो आंसर होगा नहीं। अमीटर, इससे विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सही है। पायरोमीटर, ये एक ऐसा तापमापी होता है, तापमापी मतलब ताप मापने वाला यंत्र, अर्थात थर्मामीटर। तो ये ऐसा पायरो का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है,
इस शब्द का मतलब होता है, और मीटर का मतलब होता है मापने वाला। मीटर मतलब क्या होता है? मापी, ठीक है। और पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इस शब्द का मतलब आप याद कर लो। तो पायरोमीटर क्या होता है? बहुत ज्यादा तापमान वाले जो चीजें होती हैं उनका टेम्परेचर इससे मापा जाता है। और ये टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसको बोलते हैं। ये जो होता है ना, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इसको पूरा बोला जाता है। और ध्यान समझिएगा, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। और ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये स्टीफन का नियम क्या है, ये हम थ्योरी वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये हम यहाँ पर चूंकि अभ्यास कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो स्टीफन का नियम क्या है ये हम आपको सिखाएंगे जब हम थ्योरी वाला लेक्चर कवर करेंगे, वहां पर इसे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा लेकिन हम आपको बता देते हैं। तो ये जो स्टीफन का नियम होता है, ध्यान से समझिएगा, उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ठीक है। तो ये किसी उच्च तापमान वाली वस्तु से जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है रेडिएशन का, विकिरण का, वो इसके परम ताप के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसको हम लोग थ्योरी वाली क्लास में कवर करेंगे, है ना। यहाँ अगर कवर करेंगे तो फिर ये हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थ्योरी वाली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो पायरोमीटर, अब देखो पायरोमीटर में और आपको बात बताने वाले हूं कि मतलब बहुत गर्म वस्तुओं का तापमान, तो जैसे मान लो जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर कहीं होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो हम अगर नॉर्मल थर्मामीटर लेके जाएं इसमें लगाने के लिए तो थर्मामीटर ही पिघल जाएगा, और जो यहाँ थर्मामीटर लगाने जाएगा हाई टेम्परेचर में तो वो खुद ही मर जाएगा। अब मान लो किसी स्टार का टेम्परेचर मापना है, तारे का, तो मान लो सूरज का तापमान नापना है, तो सूरज के तापमान में थर्मामीटर कौन लगाने जाएगा? मर ही जाएगा। तो ऐसी इतनी गर्म वस्तुएं जिनको छूना संभव ना हो, तो ये क्या करते हैं, ये हर गर्म वस्तु रेडिएशन करती है। क्या करती है? रेडिएशन करती है। और रेडिएशन जब वहां से रेडिएट होकर आती है तो ये पायरोमीटर उसको माप लेता है, ठीक है, इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी वस्तुएं जिनका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, से अधिक हो, उन वस्तुओं का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। आई होप कि पायरोमीटर के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो गया होगा। और अब आगे जब हम क्वेश्चन और करेंगे तो पायरोमीटर बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ आपने समझ लिया। अब पायरोमीटर में और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बचा आपका तो ये तो सब सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो बच कौन गया? यही बच गया। तो जो गलत है वही आंसर है, तो आंसर यहाँ सी होगा, टैक्योमीटर। तो टैक्योमीटर के सामने लिखा दाबांतर, तो दाबांतर इससे नहीं मापा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको इन तीन के बारे में पता था तो आप इसे बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, क्लियर? चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो, अब पायरोमीटर से अलग क्वेश्चन पूछ दिया गया, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या लगा दोगे? उच्च तापमान, है ना। इतना हमने आपको समझा दिया है, तो आगे क्वेश्चन आपका अपने आप हो गया, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो हमने क्या बताया, पायरोमीटर क्वेश्चन है 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक जिन वस्तुओं का तापमान होगा उनको हम किससे मापेंगे?
पायरोमीटर, पायरोमीटर दिया है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, क्या बोलते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। आ गया ना बात समझ में बच्चा सभी को? चलो आगे बढ़। देखिए तो पायरोमीटर एक जगह हमने समझाया, अभी तक 3 क्वेश्चन इसके मिल चुके पायरोमीटर के। तो टॉपिक वही होगा, उस टॉपिक से बदल बदल के घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो अभी हमने आपको मैनोमीटर, अच्छा मैनोमीटर भी नहीं बताया, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या होता है, इससे गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों का दाब, ठीक है। तो गैसों का दाब तो लिखा हुआ है गैसों का दाब। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि गैसों का दाब और वायुमंडलीय दाब तो एक ही हो गया, वायुमंडल में भी गैसें होती हैं। एक चीज याद रखिएगा, वायुमंडल में अकेले गैसें नहीं होती हैं, वायुमंडल में और भी चीजें होती हैं, धूल धुएं के कण ये सब होते हैं। तो हम इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम गैसों का दाब लेंगे, है ना। मतलब किसी मतलब बर्तन में गैस भर दी, तो वो गैस उस बर्तन के दीवारों पर कितना दबाव डालेगी ये मैनोमीटर से पता चलेगा। वायुमंडलीय दबाव इससे नहीं मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अब देखो अमीटर हम आपको बता चुके हैं। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा यानी करंट। हाइग्रो, हाइग्रो जहां पर शब्द लगा हो इससे मापते हैं ह्यूमिडिटी, नमी को, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है? नमी को मापा जाता है। तो ये वायुमंडल, नमी कहाँ है? ये आर्द्रता, आर्द्रता को ही तो नमी कहते हैं। तो आप मिला दो बी में 4 को। अब देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब आपको मान लो जी 4 दिए हुए हैं, मैचिंग में 4 दिए, 2 आपको आ गई या मान लो एक ही आई, तो यहाँ पर आप मिलाना शुरू कर दो। ए में जैसे आपको 1 पता है, ए में 3, तो ए में 3 देखो कहाँ है, ए में 3 एक ही जगह है, ए में 3 एक ही जगह है, तो एक ही जगह, तो आंसर फिर बी हो गया, ठीक है, आंसर बी हो गया। तो बहुत बार आपको सारे ऑप्शन आए ये जरूरी नहीं है, सारे ऑप्शन आए ये जरूरी नहीं, एक ही से आपका निकल आया। हाँ, तो हमने आपको बताया कि अगर आप 20 यंत्र आज हम इस लेक्चर में कराएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, वाया क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा लेक्चर आप यहाँ पर ध्यान से अटेंड कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चैलेंज इस बात का। और भी आप देख लो भाई, तो जो बैरोमीटर होता है, ये जो होता है ये दाब मापा जाता है। कौन सा दाब? एक तो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब, वो नहीं, ये बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दबाव को, ठीक है। तो ये बैरोमीटर हो गया, तो ये वायु दाब को मापता है, वायु दाब, यहाँ पर वायु दाब लिख दिया जाए तो और अच्छा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। अब बचा स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे तुला, ये यहाँ कहीं पर फिक्स है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे वजन है ना, और यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे बना होता है, इसमें रीडिंग बनी होती है, यहाँ रीडिंग पड़ी होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई वस्तु रख दी, वजन, अब ये स्प्रिंग में रीडिंग कहाँ तक आई, तो जब 5 तक आ गई तो 5 किलोग्राम हो गया। आपने देखा जो गैस सिलेंडर देने आते हैं ना, जो गैस डिलीवरी वाले लोग होते हैं ना, जो वो ऐसे गैस सिलेंडर लिए रहते हैं, तो जैसे गैस भरी होती है तो आते हैं, तो कोई जो गैस खरीद रहा होता है वो कहता है जरा इसको तोल दो, इसका वजन करो, तो स्प्रिंग तुला लिए रहता है, इसी में फंसा के उसको उठा देता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कितने किलोग्राम है सिलेंडर, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्प्रिंग तुला। तो ये हो गई स्प्रिंग तुला। तो स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं, ये सिलेंडर इसमें तोल देते हैं, तो सिलेंडर तोल रहे हैं मतलब भार इसका मापते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा, जो हमने ये चित्र बना दिया है, ये चित्र से आपको पूरा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं कि अगर आप ये पूरा अभ्यास कर लेते हैं तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
अब लिखा है दूध का आपेक्षिक घनत्व, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे निकाला जाता है? ठीक है, तो पहली बात तो आप ये जान लो, आपेक्षिक घनत्व, इसको दूसरे रूप में भी पूछ लेगा, इसको कहेंगे शुद्धता, प्योरिटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता बेसिकली लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से, या आपेक्षिक घनत्व भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब इससे एक दो यंत्र और हैं, जैसे थर्मामीटर से तो आप जानते हो क्या मापते हैं, ब्यूटिरोमीटर देख लो। जो ब्यूटिरोमीटर होता है, ये दूध या दूध के जो उत्पाद होते हैं, है ना, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें चूंकि मिल्क से बना हुआ है, तो इसमें वसा कितना है, फैट, फैट कितना है, इस फैट को मापा जाता है। किससे? ड्यूटेरोमीटर से। तो मिल्क यानी दुग्ध और दुग्ध के उत्पादों में कितना वसा उपस्थित है, फैट कितना उपस्थित है, वो मापते हैं ब्यूटेरोमीटर से। ठीक है, क्लियर हो गया। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता यानी उसका आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये जो आपका हाइड्रोमीटर है, एक हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर हमने आपको बताया था अभी, ये अब ये यहाँ पर हाइड्रोमीटर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो ये दूसरा यंत्र है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो अंतर हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, दोनों में डिफरेंस आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसको यहाँ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अगला क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर डिफरेंस क्लियर करेंगे। अब देखो, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, जब ह्यूमिडिटी की बात करें तो फिर आप तुरंत लगाओगे हाइग्रोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर अभी अभी आपको हमने बताया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आपको मिलेगी, जिसे हाइड्रोमीटर यहाँ पर लिखा है, तो इससे जो हाइड्रोमीटर है, अब देखो दोनों यहाँ एक जगह हाइग्रोमीटर दिया, एक जगह हाइड्रोमीटर, तो अब हम यहाँ इसमें डिफरेंस बताएंगे आपको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो गया बी, आंसर में लिख देता हूं, ये तो हो गया बी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोमीटर क्या होता है। ये जो हाइड्रोमीटर होता है, ये किसी द्रव या जल, ठीक है, का घनत्व मापा जाता है। घनत्व को इंग्लिश में हम कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी मापते हैं। तो हाइड्रो डा है, हाइड्रोमीटर, तो डा डेंसिटी, इससे मिला ये डी और ये डी, डेंसिटी। ठीक है, जहां हाइड्रो में डी होता है तो डेंसिटी में भी डी होता है, और हाइग्रो जहां पे जी होता है, ये ह्यूमिडिटी को मापता है। तो ये तीनों हो गए। तो आपने सीख लिया हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर का डिफरेंस। लैक्टोमीटर आप जान चुके हैं, लैक्टोमीटर आप जान चुके हैं। ठीक है, और ब्यूटिरोमीटर जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर दिया है पोटेंशियोमीटर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, तो देखो इसको अगर आप भूल जाओ तो इसको शब्द को तोड़ो, याद नहीं करो, याद नहीं करना है। ठीक है, समझना है। पोटेंशियो, पोटेंशियल से बना है, पोटेंशियल। तो जैसे आदमी के पास कहते हैं बहुत पोटेंशियल है वहां पर इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एक्चुअल में ये होता है विभव, विभव। ठीक है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस विभवांतर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो विभव होता है, विभवांतर, ये मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियो इसमें दिया हुआ है, तो विभवांतर को मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को इससे। ठीक है, क्लियर हो गए सारे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो ये बड़ा आसान हो जाएगा, फिर वही ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा लोक सेवा आयोग होता है, लोक सेवा आयोग है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा स्टेट वाला होता है, लोक सेवा आयोग, इसकी आप मानसिकता को समझ पाए। ये जितने भी क्वेश्चन बनाता है, इसमें जो 20 यंत्र आपको हम आज बताने वाले हैं, वही यंत्र यहाँ पर बार बार पूछेगा। तो वो 20 आपको अगर याद हैं, और ये याद हो जाएंगे क्लास खत्म होते होते, ये सब याद हो जाएंगे, उन्हीं को बार बार पूछता है। अब देख लो, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर आप ढूंढ लो, ये हो गया। ईडियोमीटर अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, और हाइड्रोमीटर भी अभी हमने आपको बताया था, तो ये कॉमन मिल गए। ठीक है, ये 3 तो कॉमन मिल गए। इसमें एक आपको मिलेगा स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, ये एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर किसको स्पेक्ट्रम से याद करो, इसमें शब्द को तोड़ दो तुरंत। स्पेक्ट्रम, डरना नहीं है, तोड़ देना है। स्पेक्ट्रम ऑब्वियस सी बात है, ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट, उसमें स्पेक्ट्रम होता है कि नहीं होता है स्पेक्ट्रम। तो इसमें चूंकि स्पेक्ट्रोमीटर, इसे मीटर लग गया, वो मापने वाला यंत्र हो गया, ये मापी हो गया। तो स्पेक्ट्रो यानी स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश, क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, तो ये किसको माप रहा है, ठीक है, तो प्रकाश के गुणों को, तो प्रकाश के गुणों को मापता है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको ये सारे पता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ईडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो क्लास में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा कोई भी यंत्र नहीं होगा जो आपको रट ना जाए, सब रट जाएंगे। लेकिन क्लास को आप अंत तक जरूर देखें, अगर आपको लाभ लेना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, तो आप इसे जरूर पूरा लेक्चर देखें, तब आपको पूरा बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हमारा थ्योरी वाला क्लास करना है, तो थ्योरी वाला क्लास अगर आप हमारा करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रॉबिन एकेडमी, और यहाँ पर सारे कोर्स, जीएस का हर टॉपिक, जनरल हिंदी आरओ के लिए, जनरल हिंदी आरओ के लिए, आरओ एआरओ के लिए, ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको जीएस सीखना है, जनरल हिंदी सीखनी है, तो आप वहाँ पर हमारी क्लास पूरी अटेंड कर सकते हैं, पूरी थ्योरी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए लिस्ट वाला क्वेश्चन है, ये हमारा जो पीसीएस होता है, ये लिस्ट वाले क्वेश्चन भी पूछता है, और ये बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, ये बड़े आसान होते हैं, कहने का मतलब ये है, मजेदार यानी इजी होते हैं। अब देखो, इसमें कुछ आप पढ़ के आए अभी तक इसमें कुछ नए यंत्र डाले गए हैं। ठीक है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप, ये आपने सुना होगा, जो डॉक्टर होते हैं ना, अपने गले में लटकाए रहते हैं जब मरीज को देखने आते हैं, हम लोग अपनी भाषा में उसको आला कहते हैं, आला डाल के चलता है डॉक्टर, वही होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या करता है, अपने कान में सुनता है। ठीक है, और कोई बीमार होता है, तो मरीज के चेस्ट में वो लगाता है, चेस्ट में लगाता है और अपने कान में लगाता है। ठीक है, तो उसको सुनता है, तो क्या सुनता होगा भाई, चेस्ट में क्या होता होगा, हृदय की धड़कन। तो स्टेथोस्कोप से क्या सुनता है। तो जब आप कहीं पर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर कौन सा यंत्र लिए, वो करता क्या है, इस पर आप नजर रखो, वहां से भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप हृदय की साउंड सुनता है, वो धड़कन को सुनता है। ठीक है, तो ए में 3, अब मैचिंग वाले में आपको पता चल गया ए में 3। अब चेक करूं, ए में 3 तो एक ही जगह है, ए में 3 एक ही जगह है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, और आपका आंसर निकल आया, और आपको ये चारों याद हैं,
तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक ही से काम चल गया। जिसको चारों याद थे वो भी ये आंसर सही करेगा, और जिसको एक पता था वो भी ये सही करेगा, नंबर बराबर आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये आप स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीका आप यूज करोगे, वहां चारों पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक दो आपको पता है उसी से आंसर निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें इनके बारे में ही पता कर लेना चाहिए। तो स्फिग्नोमैनोमीटर, तो इसका आंसर होगा, ये जो होता है ना, ये ब्लड प्रेशर को मापता है, ये ब्लड प्रेशर को मापता है। तो जो हम लोग डॉक्टर के पास बीपी नपवाने के लिए जाते हैं ना, तो वही तो होता है मशीन। ठीक है, इस स्फिग्नोमैनोमीटर, साइंस की भाषा में इसको, मेडिकल की भाषा में इसको ये कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैरेटोमीटर जो है, जो कैरेटोमीटर होता है, अब आपने इसको, आपको रटना नहीं, कैरेट होता है, कैरेट। कैरेट क्या होता है? ये सोने की शुद्धता होती है। कहते 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है। तो हमने कहा कैरेट मतलब सोना और मीटर मतलब मापी, तो सोने की जो शुद्धता मापता है, तो सी में हो गया आपका 2, तो कैरेटोमीटर हो गया। रटना नहीं है भाई, ठीक है, कहां तक रटोगे? तो कैरेटोमीटर, मीटर मापने वाला, कैरेटो सोना, सोने की शुद्धता, देखो कहां पर लिखा है, 2 में लिखा। अब बच गया आपके पास 1, तो लक्स मीटर क्या? प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और अगर हम अभी आपको हमने बताया था, अभी बताया था प्रकाश के गुणों को कौन मापता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, गुण। और अगर प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो वो होगा लक्स मीटर। कौन होगा? लक्स मीटर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेक्चर हमारा लगभग वही 50-55 मिनट का होगा। ठीक है, धैर्य से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, अभी तक देखो सोनार अभी हमने पढ़ा था, अब रडार आ गया। रडार और सोनार ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो रडार की बात करते हैं यहाँ पर। तो रडार के बारे में पहले हम आपको कुछ जानकारियां यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो रडार, इसका आप लिखो फुल फॉर्म, ऐसे लिखते हैं RADAR, राडार। ठीक है, और इसका फुल होता है रेडियो, आर से रेडियो। ठीक है, डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड, आर से रेंजिंग, डी से देखो, आर ए से हो गया रेडियो, डी से हो गया डिटेक्शन। ठीक है, डी डी ए मान लो पूरा डिटेक्शन, डी से डिटेक्शन, ए से एंड, और आर से रेंजिंग। क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ हो गया फुल फॉर्म, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम रडार के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, और फिर रडार को आपको अलग से नहीं पढ़ना है, और इसका क्वेश्चन देख लोगे। फिर रडार से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो भी 3-4 पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। रडार खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 ही घंटे की क्लास में ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप देखो, ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक ऐसी प्रणाली है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक ऐसी प्रणाली है, चाहो तो आप नोट करते जाओ, जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव्स। ये किसका यूज करती है? सूक्ष्म तरंगों का। रडार में सूक्ष्म तरंगे प्रयोग की जाती। अब आप देखो, ये है तो रेडियो, लिखा रेडियो, तो कौन सी सूक्ष्म तरंगे? रेडियो, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रडार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? तो रेडियो वेव्स, लिखा है रेडियो, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझना है। तो रेडियो वेव्स के माध्यम से, तो इसमें सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ठीक है, तो रेडियो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, किस ऊंचाई पर है वस्तु, कितनी दूर है, किस दिशा में है, और वो गतिशील है कि नहीं है, तो उसकी गति का भी पता करते हैं। तो देखो, किसके बारे में पता करते हैं? किसी वस्तु की क्या क्या पता करते हैं? उसकी स्थिति, लोकेशन पता करते हैं इससे। और क्या पता करते हैं? उसकी दिशा पता करते हैं,
है ना, वस्तु की गति क्या है, गतिशील है कि रुकी हुई है, इसका पता करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। और कितनी दूर है यानी कितनी ऊंचाई पर है, ये सब पता करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, रडार उपयोग होता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, नहीं प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है, नहीं होता है, काट दो। ध्वनि तरंगों, क्या ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, नहीं, काट दो। ठीक है, आपको ने पढ़ा सोनार में होता है ध्वनि तरंगों का प्रयोग, इसमें सोनार में। रडार में रेडियो वेव्स का होता है। अब देखो रेडियो वेव्स एक ही जगह लिखी है, तो रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की स्थिति, वस्तुओं की क्या पता करते हैं, स्थिति। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्षा करने वाले बादल का पीछा करना, ये तो सब कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस अगर आपको इतना याद है कि रडार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में। अगला, निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ये वेल नोन है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं भाई, इसको मापते हैं भूकंप की तीव्रता को, ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस। अब देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको फटाफट। कौन सा सुमेलित नहीं है, अब इसने पूछा कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई सेल्सियस, आपको सेल्सियस में मापते हैं कितने डिग्री सेल्सियस, ये सही है, लेकिन यहाँ जो सुमेलित नहीं है आंसर वही होगा। तो जब एग्जाम देने जाए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए क्या पूछ रहा है। किलोवाट पर आवर विद्युत के लिए होता है। ठीक है, RH फैक्टर, RH फैक्टर कहाँ होता है भैया, ब्लड में। तो RH फैक्टर गुणक जो होता है ना, वो मापता है रक्त। ठीक है, और रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, अभी आपको बताया भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ लिखा है आर्द्रता, आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं ना, तो आपको पता चल गया। ठीक है, पता चल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। अब देखो एक भूकंप मापी यंत्र होता है और एक भूकंप मापने का स्केल होता है, दो बातें हैं। तो जो यंत्र होता है इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। और जो स्केल होता है उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। और भी होते हैं, और भी स्केल होते हैं, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। और भी होते हैं स्केल, जैसे मर्केली स्केल, उससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेकिन आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में चलन में कौन है, ये फैशन में। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से ये भूकंप मापी यंत्र हो गया, और इस भूकंप मापी यंत्र में रिक्टर स्केल लगा रहता है, वो रीडिंग देता है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी हैं, और भी हैं, जैसे लिखा कैस्कोग्राफ। अब देखो कैस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, कैस्कोग्राफ जो भी है, ये इससे मापा जाता है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। प्लांट में ग्रोथ मापने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर लिखा है रेन गेज। अब रेन से आपको पता चल गया, रेन का मतलब वर्षा और गेज का मतलब मापना, तो ये वर्षा मापी यंत्र हो गया। ठीक है, वर्षा मापी यंत्र हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बचा गीगर काउंटर। ठीक है, तो जो गीगर काउंटर होता है ये एक प्रकार का पार्टिकल डिटेक्टर होता है जो आयनित विकिरण को मापता है। पार्टिकल डिटेक्टर, इसको इंग्लिश में ही याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा। पार्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, पार्टिकल मतलब कण, यानी ये आयनित विकिरण जो होता है उसको मापता है, विकिरण, गीगर काउंटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतना पढ़ के आए बिल्कुल आसान हो जाएगा। विद्युत धारा किससे मापते हैं, आमीटर से।
तो सी में एक देखो एक ही जगह है और कहीं है ही नहीं, बस आंसर हो गया ए, आंसर हो गया आपका ए। तो ये बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इसको बड़े इजी वे में आप इसे माप सकते हो, मतलब इसे इजी वे में इससे आंसर निकाल सकते हो। अब और भी इसमें और आपको क्या क्या पता है, भूकंप के लिए सीस्मोग्राफ पढ़ चुके हो, तो सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, वही जो हम पढ़ के आए हैं वही घुमा फिरा के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में जितने हमने आपको बताए हैं बस उतने यंत्र याद कर लेने, इसका नोट्स बना लेना है। प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, ओम की जो यूनिट होती है वो प्रतिरोध होती है। अब बच गया ऊंचाई, तो ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर। ये कैसे याद रखोगे, आल्टीट्यूड एक शब्द होता है, आल्टीट्यूड। तो शब्दों का अगर ज्ञान है तो आपका ये जीएस हो जाएगा। आल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, क्या होता है, हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो अल्टीट्यूड एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड, ये होता है अक्षांश, ये अलग चीज होती है। अल्टीट्यूड ऊंचाई, तो अल्टी अल्टी, तो अल्टी मीटर, मीटर का मतलब होता है मापने वाला, मापी, तो अल्टी का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को मापने वाला, बस हो गया, ठीक है, हो गया। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप नोट्स बनाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होगा ही नहीं, ठीक है, और आप इसके मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सही सुमेलित कीजिए। फिर देखो इसमें कौन कौन से आपको आते हैं, अल्टीमीटर अभी पढ़ चुके हो आप, ऊंचाई मिला दो डी में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वही बार बार डाले जा रहे हैं। तो डी में 3 है, देखो है कहीं पर, एक ही जगह है, बस हो गया। आपको एग्जाम में टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। सॉरी, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर पढ़ चुके हो, आर्द्रता। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव, और फैदोमीटर, देखो फैदोमीटर, ये लिखा फैदो, ये बना है शब्द फैदम से, ये शब्द बना है फैदम, और फैदम होती है समुद्री गहराई। ये क्या होती है, समुद्री गहराई, ये होती है समुद्री गहराई। तो समुद्री गहराई को मापने के लिए, और मीटर मतलब मापी, तो समुद्री गहराई को मापने के लिए, समुद्री गहराई को मापने के लिए क्या हो जाएगा, फैदोमीटर। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे देखो, फिर लिस्टिंग वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर लिस्टिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर मिला। तो जो लिस्टिंग वाला क्वेश्चन है ये बड़ा आसान होता है। अभी हमने आपको बताया था एनीमोमीटर, ये वायु के वेग को मापता है। अब देखो एक आपको पता चल गया, ए में 3 ढूंढ लो, कहाँ है, एक जगह, खत्म हो गया, यही आंसर हो गया, और कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि और कहीं है ही नहीं 3। सीस्मोग्राफ आपको पता है, भूकंप, कितना आसान, ठीक है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ठीक है, और बैरोग्राफ बैरोमीटर, है ना, क्या हो गया, वायुमंडलीय दबाव, सब पता है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, सुमेलित नहीं। अच्छा कार्डियो, देखो इसमें देखो, कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हृदय से जुड़ा हुआ, कार्डियोग्राम तो हृदय की गति को मापता है, ये तो सुमेलित है। लेकिन हमें आंसर वो ढूंढना जो सुमेलित नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। कार्बोरेटर, ये कार्बोरेटर कार में यूज होता है और आंतरिक दहन इंजन से जुड़ा हुआ होता है। मैनोमीटर दाब होता है। तो बचा क्या, सीस्मोमीटर, सीस्मो मतलब होता है भूकंप से जुड़ा हुआ। देखो सीस्मोलॉजी एक शब्द होता है, सीस्मोलॉजी, ये होता है भूकंप विज्ञान, इसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है भी, भूकंप विज्ञान होता है। तो सीस्मो शब्द जहां मिल जाए वो समझ लो भूकंप से जुड़ा होगा, और यहाँ लिखा पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। तो ये चूंकि गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम लगभग 48 मिनट हो रहे हैं,
इस लेक्चर को पढ़ाते पढ़ाते 48 मिनट में आप इसके मास्टर हो गए होंगे। इस लेक्चर को आप रिपीट करके 3-4 बार आप देख लेंगे तो फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन आरओ एआरओ में पक्का है, पीसीएस में भी और छोटे एग्जाम में भी, जो और वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है वनडे एग्जाम, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन थे, इससे बाहर कुछ नहीं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां जाके रवीन एकेडमी टाइप कर दीजिए या एप्लीकेशन का लिंक हम आपको इसी में डाल देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में। उसको आप क्लिक करके इसको आप अपने एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड कर लेंगे और अपने नंबर नाम से उसको लॉगिन कर लेंगे, पासवर्ड बना लेंगे। तो ये जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ वहां उपलब्ध होता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी यूट्यूब के लेक्चर हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप बताइए क्या ये अभ्यास जो हमने शुरू किया है, हमारा आरओ का एग्जाम जनवरी लास्ट तक होगा, तब तक हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करा देंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या इसे हम कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग की डिमांड है तो इसे हम कंटिन्यू रखते हैं और सारा प्रैक्टिस करा डालते हैं। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम सप्ताह में 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, एक संडे को रहेगा और एक रहेगा ट्यूसडे को और एक रहेगा थर्सडे को। 3 लेक्चर अपलोड होंगे, देखते रहिए।